अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो आज तो शायद किसी तारफ़ की मोहताज होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह कुछ सालों बाद वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं होंगे। नाजरीन, इस साल लिया में 134 से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्ट हुए हैं और ये पहली लिस्ट थी। रात एक सेकंड लिस्ट लगी है, उसमें भी 3-4 बच्चे हैं। हर साल लिया में 100+ बच्चे मेडिकल की फ़ील्ड में जा रहे हैं और ये रेशो लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान से भी ज़्यादा है आबादी के लिहाज से। दोस्तों, अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि लिया में हमारे बच्चों को क्या सहूलियात मिलती हैं और लाहौर में उनके बच्चों को क्या सहूलियात मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे उनसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। आज हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं, इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। 134 बच्चों में मैंने इनसे बात करना क्यों मुनासिब समझा, ये भी एक स्टोरी है। आज जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुफ़ियान भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। जी खैर मुबारक। आपके वालिदैन को मुबारक हो। जी खैर। नाजरीन, ये हैं सांवल अब्बास, इनका ताल्लुक़ चबारा से है। जानते हैं कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था और किस सिनेरियो में इन्होंने अपना ये जो जर्नी थी 4 साल की। मैं आपको बताता चलूँ कि इनका एडमिशन चौथी अटैम्प्ट में है। एमडी कैट की चौथी अटैम्प्ट में एडमिशन इनका हुआ है। सांवल, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? आपने प्राइमरी की तालीम कहाँ से हासिल की थी? जी, मेरा असल में सफ़र स्टार्ट होता है, अगर मेरा गांव बोला जाए तो ये चौबारा से तकरीबन 6 किलोमीटर साइड है, बस्ती बुध के नाम से। उधर से मेरा ताल्लुक़ है और बिल्कुल देहाती इलाका है, तो उधर से बिलोंग करता हूँ मैं। और जहाँ तक प्राइमरी की एजुकेशन का ताल्लुक़ है तो मैंने टाट स्कूल से आगाज़ किया था इसका, जिसमें टाटों पे बैठ के हम एजुकेशन हासिल किया करते थे और वहाँ पे कोई ख़ास टॉयलेट्स का भी निज़ाम नहीं हुआ करता था। वहाँ पे जाके हमने खुले टॉयलेट्स यूज़ करते बच्चे जो भी थे, जो भी सिनेरियो था उसका। और इसके बाद मैंने यानी कि मिडिल की एजुकेशन ली चुबारा से, मिसाली पब्लिक स्कूल के नाम से। उधर से फिर आगाज़ हुआ मेरा। कोई ख़ास जैसे कोई टॉपर बच्चा होता है ऐसी कोई मुझ में क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती थी, लेकिन जब 8th का रिज़ल्ट आया तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं बहुत पीछे हूँ और ये शायद कोई अल्लाह ताला की तरफ से था सिनेरियो के। मेरे ज़हन में बात आई कि अब मैंने पढ़ना स्टार्ट कर देना। बाई चांस फिर मैंने 9th में स्ट्रगल की, ये तैयार करके कि इंशाल्लाह इस साल चुबारा में तो टॉप ही करना है। फिर ऐसा हुआ कि यानी कि मेरे मार्क्स है उसमें 456 आउट ऑफ 505। ठीक है। फिर मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की उर्दू मीडियम में। मैट्रिक में चलते चलते इतनी कोई ख़ास क्वालिटीज़ नहीं थी, फिर भी यही था कि एक बिलीव था कि अल्लाह ताला ज़रूर नवाजेंगे जो मेरे हिस्से में बेहतर होगा। बिल्कुल है। तो मैंने 10th में मेहनत की, फिर उसमें मैंने ओवरऑल मार्क्स लिए यानी कि 1013 1100 में से। और ये गवर्नमेंट स्कूल था? जी गवर्नमेंट नहीं, वैसे प्राइवेट है, लेकिन उधर ये है रूटीन कि हम ना गवर्नमेंट स्कूल से दाखिले सारे भेजा करते हैं। तो मिसाली पब्लिक स्कूल चुबारा से मैंने उधर से की। अच्छा, उस वक्त असल में चुबारा में इतने मार्क्स आते नहीं हैं, जो भी 1000+ कर जाए तो उसको ये माना जाता है कि ये बहुत बड़ा एजुकेटेड मैन। तो फिर मैंने कंटिन्यू रखा सफ़र। फिर वालिद साहब ने आगाज़ कराया, पैरल अकेडमी में दाखिल कराया, FSC प्री मेडिकल में। दिल नहीं करता था, लेकिन एक वालिद साहब ने भी कहा, वालदा ने भी कहा कि आपने डॉक्टर बनना है। तो उधर से मेरे ज़हन में ये आया कि मैंने जी बिल्कुल डॉक्टर ही बनना है। मेरे इलाके में तो कोई ख़ास डॉक्टर था नहीं, और ना ये वालिदैन की ख्वाहिश थी कि आपने डॉक्टर बनना है? जी, आपकी अपनी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी अपनी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। असल में मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैंने क्रिकेटर बनना है। स्टार्ट में वो छोटा माइंडसेट रखा हुआ था कि इस फील्ड में नहीं जाना, क्रिकेटर या कोई फ़ौज में चला जाना या कोई ऐसा दूसरा कोई शोबा। लेकिन बहरहाल
वालिदैन ने यही मेरे लिए मुनासिब समझा और इसके बाद मैंने मेडिकल में दाखिला लिया। फिर उसमें फ़र्स्ट ईयर की, फिर बाद में सेकंड ईयर की। इंटरमीडिएट आपकी कहाँ से है? ज़करिया साइंस अकेडमी चौकाज़म से। ठीक है, कॉलेज भी? जी कॉलेज भी आते रहे। ठीक है, मतलब आपकी जो इंटरमीडिएट है वो चौकाज़म से है? जी चौकाज़म। चबारा से आप चौकाज़म मूव कर गए? जी। तो डेली आते थे या चौकाज़म रिहाइश रखी हुई थी? नहीं, इसका ये सिनेरियो कि स्टार्ट में तो हम आते थे उधर से, मतलब सफ़र तकरीबन ये बनता है एक साइड का 40 से 45 किलोमीटर। ठीक है। ठीक है, बसों पे ट्रैवल करके आना, मतलब पब्लिक जो है उसे ट्रांसपोर्ट उस पे सफ़र करके। ये डेली होती थी? जी डेली होती थी। ठीक है। तो इसके बाद शाम को फिर वापस जाना, रात के तकरीबन 8:30 बजे। इधर से कॉलेज भी आना होता था, फिर इसके बाद एकेडमी भी जाना होता था। ठीक है। तो फिर हमने बनाया हुआ था कोई ना कोई प्लान, यानी कि उधर जाती हैं, एक दो ट्रांसपोर्ट जाती थी रात के वक्त नवाकोट साइड की तरफ। ठीक है। तो उस पर बैठ जाते, तो फिर रात को पहुंचते, फिर रात को खाना खा के एक घंटा रेस्ट करके नमाज के बाद में स्टडी स्टार्ट कर देते। ठीक है। फिर तो ये इस तरह रूटीन चली। घर का माहौल कैसा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वहाँ? जी हाँ, ये सही बात। इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर में नहीं है, बल्कि जो मेरा रीजन है सारा बस्ती बुद्ध के नाम से, उधर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं। आज के दौर में भी वहाँ बिजली नहीं है? क्योंकि बिजली तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो एक घर की बहुत अहम ज़रूरत होती है किसी भी घर की। और एजुकेशन के लिए तो जैसे आप बता रहे हैं कि एफएससी में आप थे, तो बच्चे तो एक एक दो बजे तक रात पढ़ते हैं, तभी जाके 1000+ मार्क्स आते हैं जी। तो आपने कैसे मतलब सरवाइव किया इन कंडीशंस में? जी बस वो एक है, मैं अक्सर ये मानता हूँ कि ना बहाने बंदा जितने मर्ज़ी बनाता जाए वो कम नहीं होंगे। तो मैंने इसको अपनी बहाने को मजबूरी नहीं बनने दिया। बस जो भी था अवेलेबल था, डीसी बल्ब हैं उन पे पढ़ लिया करता था। मैंने कभी इस चीज़ को सामने नहीं रखा कि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं, जैसे पक्की सड़कें हैं या जैसे कोई वाटर का बेहतरीन सिस्टम है या कोई और अच्छे अच्छे सिस्टम। तो मैंने इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और इस मामले में आपके पेरेंट्स की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रही है आपको? ऑब्वियसली उनकी सपोर्ट ने ही ये काम किया है। अदरवाइज़ जब मैंने 2020 में फ़र्स्ट अटैम्प्ट दी थी तो ये हौसला था कि 2021 में दोबारा दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन 2021 में फिर क्या कहते हैं स्टडी किया, लेकिन वो हर एक बंदे की नेचर का पेपर नहीं होता। वो पेपर के बारे में एक अलग गुफ्तगू है कि मतलब हमारा यूएचएस एक इदारा पेपर लेता है और हर साल उसके ब्लंडर्स ही होते हैं। और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि 200 मार्क्स का एमडी कैट का पेपर होता है पाकिस्तान में। अच्छा। और हमारे इदारे ऐसे हैं कि वो 200 मार्क्स का पेपर भी ठीक तरीके से नहीं ले सकते। हर साल कुछ ना कुछ उसमें मसाइल आते रहते हैं और कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कंप्यूटर पे टैब पे वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो हर साल ये इश्यूज़ होते हैं और बच्चे इससे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो हमारी इदारों से भी दरख्वास्त है कि आप कम से कम एक 200 मार्क्स का पेपर बिना किसी ब्लंडर्स के ले लिया करें ताकि बच्चों को भी डिप्रेशन ना हो। बाज़ औक़ात बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं। कभी आपका सिस्टम, कभी आप कहते हैं हमने टैब पे लेना है, कभी कहते हैं पेपर पे लेना है। तो आप इस हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, 2020 में आपने पहली अटैम्प्ट दी जी, ठीक है, आपका एडमिशन नहीं हो सका जी। तो फिर आपने 2021 में मतलब वो जो जर्नी थी रिपीटर की, ऐसे समझे इम्प्रूवमेंट की, तो वो कैसे आपने किया? आप कहाँ से प्रिपरेशन की? चौकाज़म आते थे क्या, मतलब उसकी सिचुएशन थी? जी मैं आपको बताता हूँ। इसमें यह है कि मेरा तकरीबन 2020 में मार्क्स थे एफएससी में 1007। ठीक है। उसके बाद मुझे लगा कि ये इनफ नहीं है क्योंकि कोविड आ चुका था। तो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो है ना 1050 से अबव थे। ठीक है। तो ये सोचा कि ये तो इनफ नहीं होंगे, इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। इम्प्रूव किया 2021 में के इम्तिहान एमडी कैट में पेयर होने से पहले। ठीक है, एफएससी को इम्प्रूव जी किया? जी बिल्कुल। उसमें मेरे मार्क्स है तकरीबन 1013 बन गए। ठीक है। तो 7 नंबरों का फ़र्क पड़ा। सोचा कि ये तो भी इनफ नहीं है क्योंकि बच्चों ने 1100 मार्क्स लिए हुए थे तो आपके 1013। ठीक है। उसमें ये सोचा कि अभी फिर परेशान था कि अब तो मैं बिल्कुल जो वो है ना कंपटीशन में से बाहर हो चुका हूँ, अब मुझे प्राइवेट दाखिला ले लेना चाहिए। ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि एक दोस्त है मेरा गढ़ मोड़ से, ठीक है, नाम भी मैं उसका लूँगा जी क्योंकि बिल्कुल। उसका बड़ा रोल है।
ताहिर जावेद के नाम ठीक नाम है उसका। तो उसने मुझे कॉल की कि आप ना एक बार स्पेशल एग्ज़ाम में पेयर होते हैं हम सब लोग, तो उसमें जो भी होगा सिनेरियो उसको फिर एंड पे देख लेंगे। ठीक है। तो उसमें मैंने फिर से इम्प्रूव किया अल्हम्दुलिल्लाह। 2021 के 12वें मंथ में ये पेपर हुआ, और फिर उसके बाद स्पेशल एग्ज़ाम अपेयर होके उसमें मेरे बन गया है। मतलब मैंने खुद चेक तो नहीं किया था उस वक्त, दोस्त को बोला कि यार मेरा पैकेज नहीं है, जो भी है सीन है। मतलब मैं खुद डर रहा था इस ठीक चीज़ है, से कि क्या बन रहा है, देखना नहीं चाह रहे थे कि देखना नहीं रिजल्ट चाह कोई रहे। मुझे और जी, देख के बताए। उसे मैंने बोला कि आप देख के बताएं। वो कहता है आगे से सामल आपको बड़ी मुबारक हो, आपके तो 1082 मार्क्स आए हैं। माशाल्लाह, ठीक है 1100 में से। जी। तो मैंने अपने वालिदैन को बताया, बड़े खुश हुए। तो दादा अबू को भी बताया, चाचू को भी, तो बड़े खुश हुए। कहते हैं अब तो आप कंपटीशन में आ गए हो। लेकिन फिर वही 2021 में एग्ज़ाम में पेयर हुआ एमडी कैट में, फिर वही नाकामी, फिर घर में आके वही रोना धोना जो भी है। 2021 में 2 बार एमडी कैट हुआ था आई थिंक, नहीं या नहीं, ठीक है। एक बार ही हुआ था। तो लेकिन उसमें कोई ख़ास मेरा तो नहीं नंबर आए। ठीक है। ठीक है। असल में टैब पे लिया था, टैब पे था। टैब पे था। टैब पे था, और मुझे पता है उस सिस्टम का, क्योंकि मेरे भाई भी एमडी कैट की प्रिपरेशन करते रहे थे। पहले सर सिस्टम ये होता था कि पेपर पे मार्क्स लिया जाता था, और उसको एक कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स को फराहम की जाती थी, और उसमें कोई ब्लंडर नहीं हो सकता था, पता चल जाता था कि मेरे कितने मार्क्स हैं। टैब पे लिया गया, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, बहुत सारे बच्चों ने इस पर इशू को रेज़ किया कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, और मतलब फिर मार्क्स बढ़ा दिए गए ऑटोमेटिक ही। जी जी रात को एक 12 बजे ईमेल आती है कि आपके 13 मार्क्स बढ़ गए हैं, आपके 20 मार्क्स बढ़ गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे इससे रह गए थे। ठीक है। उसमें ऐड करूंगा एक कि एक मेरा दोस्त है, उसके 148 आए थे ना 210 में से। ठीक है। तो उसके इम्प्रूव हुए 148 से 172 73 आई थिंक सो, और मेरे 148 से इम्प्रूव हुए थे 165। पूछा जाए तो कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं था, रैंडमली बढ़ा दिए गए। मतलब रात को ईमेल्स आएंगे और ऐसे रिजल्ट आउट हो गया, किसी के 20 बढ़ गया तो किसी के 30। ऐसा ही है। तो उसके बाद मैंने सफ़र फिर से स्टार्ट किया कि एक और अटैम्प्ट दूँ। अच्छा, तो मैंने एक और अटैम्प्ट का फ़ैसला किया। ठीक है। एक यकीन था कि जो अल्लाह ताला की ज़ात इधर बिल्कुल। तक लेके आई है वो आगे भी लेके जाएगी। तो इस ईमान के साथ, इस बिलीव के साथ चला। फिर उसमें 2023 में एग्ज़ाम दिया फिर से एमडी कैट। तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने 5 बबल गलत फिल कर दिए। ठीक है। तो उस वक्त मेरा एडमिशन जो है ना 0.8 से ड्रॉप हो गया था 2022 में। 2022 में तीसरी अटैम्प्ट में। ठीक है। फिर मैंने बाई चांस, जैसे पूछते हैं ना सजेशन फेसबुक पे, तो मैंने एक ग्रुप है उसमें पोस्ट की कि मुझे क्या फोर्थ अटैम्प्ट की जी। जाना चाहिए या नहीं। तो उसमें आई थिंक सो 251 कमेंट्स आए। तो उसमें मैंने नोट किया तकरीबन 99% लोगों ने यही कहा हुआ था कि आप ना छोड़ खुद दें। को डिप्रेस ना करें और छोड़ दें, किसी और फील्ड की जाने मूव कर लें। तो फिर से वही बात ज़हन में आई। वालिदैन ने भी कहा कि आपको ना प्राइवेट एमबीबीएस करवाते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, एक और अटैम्प्ट देनी है। तो बीच में जो वक्त गुजरा उसमें मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता था। तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रहता था कि करना ही करना है, या तो हो जाएगा अदरवाइज़ रह जाऊंगा तो कोई मसला नहीं है। जो पहले भी 2 साल सब्र किया तो एक अटैम्प्ट और सही। तो फिर ऐसा हुआ कि फिर से एक मतलब कमर कसी और कहते हैं तैयारी की तरफ चला गया। फिर तैयारी मैंने डिफरेंट एकेडमीज़ यूज़ की हैं। मतलब बस ये होता है, सेल्फ़ स्टडी भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है इंसान। तो फिर उसमें मैंने ये तहैया किया, और मतलब डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक्स यूज़ की, जिनमें ख़ास तौर बलूचिस्तान की बुक है बायो की, या फेडरल की बुक है, और बायो के लिहाज से बाकी सारी पीटी भी पढ़ता रहा, और डिफरेंट एकेडमीज़ के लेक्चर भी लिए, नोट्स भी बनाए अपनी बुक्स पे। बहरहाल फिर अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन 2023 में गया सेंटर पे, तो ये ख्याल था जहन में कि ज़्यादा सोचना नहीं, अगर फेल हो गया या कामयाब हो गया वो बाद की बाद में देखी जाएगी। बस इस वक्त को एंजॉय करो, और इस वक्त जो भी जहन में उसमें खूब बेहतरीन तरीके से अपना, यानी कि 100% दो अपना। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे मार्क्स आए अल्हम्दुलिल्लाह 178 आउट ऑफ 200, और इसके बाद यानी कि ओवरऑल मेरा एग्रीगेट जा बना 93.05%। माशाल्लाह। और आपका एडमिशन किस कॉलेज में हुआ है? जी, ये अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। ठीक है।
नाजरीन, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में भाई का एडमिशन हुआ है और पंजाब में ये दूसरा बेहतरीन कॉलेज समझा जाता है। मेरिट के लिहाज से भी लोग इसको मतलब बहुत ज़्यादा क्या प्रायोरिटी देते हैं इसमें एडमिशन हासिल करने के लिए। अच्छा, पेपर अटैम्प्ट के लिहाज से हमारे देखने वाले बच्चों को बताएं, कुछ स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि मेरा भाई भी बता रहा था कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं हम नर्वस होते हैं। अच्छा, सेंटर्स पे इतना रश होता है, वो हमसे अच्छे तरीके से पेश भी नहीं आते, सही बात। तो नर्वस हो जाता है बंदा, और फिर एमसीक्यूज़ जो आती भी हैं वो भी गलत हो जाती हैं। इस लिहाज से बताएं कुछ। पेपर का मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा कि आपने जब जिस दिन जाना है ना, सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है। ठीक है, माशाल्लाह। उसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत करके आप बिल्कुल रिलैक्स हो के खाना खाएं, और जितना मतलब आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं आप वो लें। और इसके बाद आप सेंटर पे जाएं। उसमें आपने ये एक बात सामने रखनी है, आपने ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना। ठीक है। ज़्यादा सोचने से ये होगा कि आपके ज़हन में ये चीज़ें आ जाती हैं कि अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा, और अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा। उससे फिर क्या होता है कि हमारी ये नफ्सियात में है कि हम ना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो उससे हम वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ओवर थिंक नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स लेना है। जो आपको वक्त है मतलब उसमें आपने इंजॉय करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर, किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना। और हमेशा कामयाबी का यकीन होना चाहिए। इस यकीन के साथ आपने पेपर अटैम्प्ट करना है कि मेरा इस बार हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली जब आप प्रिपरेशंस भी कर रहे होते हैं एमडी कैट से 10-15 दिन पहले, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने एमडी कैट में टॉप करना है। क्योंकि वो है, अगर आप ने दरिया जितनी रखी होती है उम्मीद, तो आपको शायद बहुत कम चांसेस है कि आपने जो है ना लेना है नहर मिल जाए या इस तरह से। आपने उम्मीद को बहुत बड़ा रखना है, उम्मीद ज़्यादा रखनी है अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला सब कर देगा। हाँ देगा। जी बिल्कुल, ठीक है। और किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को कॉपी करके वो कि फ़लाँ बंदा इतना पढ़ रहा है मैं इतना पढ़ूंगा। अपनी देखें, अल्लाह ताला ने ये कायनात को बनाया यूनिक है। हम सब की आपस में शक्लें नहीं मिलती, ठीक है। हर बंदा यूनिक है। आप किसी को कॉपी करोगे, अपने जो आपकी जो पोटेंशियल है आप उसको ज़ाया कर हर बैठोगे। इंसान में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई क्वालिटी दी होती है, तो हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए, अपनी क्वालिटी को पहचानना चाहिए कि मुझ में अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत दी हुई है। क्या ऑब्वियसली यही जी बात। ऐसे। तो बहरहाल बात कहाँ पे लगी चली गई। और एमडी कैट वाले दिन आपने ओवर थिंक नहीं करना। रूटशिप पढ़ें, उससे पहले पेपर को अटैम्प्ट करने से पहले जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फिल करें। उसके बाद एमडी कैट पेपर जो अटैम्प्ट एमसीक्यू पहले अटैम्प्ट करें, तो मैं पर्सनली यही सजेस्ट करता हूँ बायो को करें। ठीक है। उसके बाद आप केमिस्ट्री को करें। उसके बाद आप फिज़िक्स का पोर्शन करें, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, एंड पे इंग्लिश रख लें। ठीक है। क्योंकि डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ होती हैं, बाद औक़ात एमसीक्यू में बंदा ट्रैप भी हो जाता है, जैसे फ़िज़िक्स की हैं। तो अगर आप उसको स्टार्ट में ही करेंगे तो साफ ज़ाहिर है आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। बाकी रिलैक्स रहें, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ उस एमसीक्यू पे ध्यान दें जो आप हल सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी कोई कम्प्लेक्सिटी में ना जाएं, सिंपल रखें। ये यकीन होता है कि 170 तो हर बंदा ले जाएगा। ऊपर की जो 30 एमसीक्यू हैं वो आपको गेम चेंजर होती हैं, ऐसे ही जिसमें नर्व्स पे भी कंट्रोल करना होता है। बेसिकली एंट्री टेस्ट ये सिर्फ नॉलेज का नहीं है, इसमें नर्व्स भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है इसमें। ऑब्वियसली इसमें नॉलेज भी होता है, इसमें कंसेप्ट्स भी अप्लाई करने हैं, इसमें आपने नर्व्स पे भी कंट्रोल करना है, इसमें आपने रैंडम जो शोर शराबा है, जो इन्विजिलेटर्स हज़रात हैं, उनको भी देखना है कि उनके साथ क्या कैसे डील करना है। मैं जब बैठा था तो पर्सनली मुझे जो इन्विजिलेटर है वो कहता है आप ना, मेरा एक दो इशू बना था तो उन्होंने मुझसे क्लिप बोर्ड ले लिया था। ठीक है। तो मेरी दोनों हड्डियां जो है ना क्लेविकल ये टूटी हुई हैं, तो मैं क्लिप बोर्ड के बगैर लिख नहीं सकता, ये सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैंने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की, खैर उन्होंने 5-10 मिनट बाद मुझे क्लिप बोर्ड प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन इंसान परेशान तो होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जी बिल्कुल जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस उस वक्त अल्लाह ताला ने तवक्कल भी दिया हुआ था जी कि इस बार आपका हो जाना, बस उसी के साथ। मेरे ख्याल से मतलब एक बंदा पूरे साल एमडी कैट की तैयारी करता है
और अगर वो पेपर वाले दिन अपनी परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं दिखा सकता, अपने नर्व्स पर कंट्रोल सही नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से वो कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा, चौकाज़म हमारे कॉलेज में बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, मेरे भाई तो बताते रहते हैं। ठीक है, आपके कुछ ऐसे टीचर्स जिनको आप क्रेडिट देना चाहें, उनका नाम लेना चाहें? जी, टीचर काफ़ी सारे हैं। इनमें साफ ज़ाहिर है एक बंदा को इतना बनाने संवारने में नहीं, सब टीचर्स एक बंदे का रोल नहीं जी होता। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें टीचर्स भी होते हैं, उसमें पेरेंट्स भी होते हैं, जी ऐसे ही है। उसमें कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, और कुछ मैंने टीचर्स का पूछा है, फिर इंशाल्लाह पेरेंट्स पे भी आएंगे। अच्छा। क्योंकि क्रेडिट तो सबका होता है। जी। किसी भी इंसान की कामयाबी में जी बहुत सारे लोगों का क्रेडिट होता है। तो टीचर्स में से बताएं कुछ टीचर्स। टीचर्स में जैसे चुबारा से अगर देखें, यासीन साहब है। ठीक है, माशाल्लाह। यासीन अवान साहब? नहीं, यासीन जंडीर साहब। ठीक है। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट में देखा जाए तो उनमें यासीन अवान साहब हैं माशाल्लाह, और लतीफ़ साहब हैं। ठीक है। और इसके अलावा शाह साहब हैं, मुज्तबा शाह साहब, मेरे साहब। भाई के भी वो फेवरेट टीचर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। सबलाइन पर्सनैलिटी है जी। और साबिर मुगल साहब हैं जी। और इसके अलावा अमजद हसनैन साहब हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं जिनमें एक दो जिक्र करता चलूँ, जैसे इजाज़ सिद्दीकी साहब हैं जी, कामरान सिवागी साहब। ये जी, इन सब का आपकी कामयाबी में बड़ा अहम किरदार रहा। जी, पेरेंट्स ने मतलब कितना सपोर्ट किया, पेरेंट्स को आप क्रेडिट देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। असल में जब मैं लूज़ हो जाता था तो अपने वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड करता था। उसमें वो मुझे बड़ा मोटिवेट करते थे कि काफ़ी बार उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आपसे ये नहीं हो पाएगा। जी, उन्होंने यही हमेशा से कहा कि आप कर लेंगे, आप ये कर लोगे। जी बिल्कुल। हमें पता है आप हमारी औलाद में से हैं, और हमें आपका आइडिया है कि आप में मेरे कितना ख्याल से potential सबसे ज़्यादा इंसान की मोटिवेशन वालिदैन ही होते वालिदैन हैं। ही होते हैं। क्योंकि एक वालिदैन ही होते हैं जो समझते हैं कि हमारा बेटा कर लेगा। जी। बाकी दुनिया के लोग कहते रहते हैं आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप किसी और फील्ड की तरफ चले जाएं क्योंकि आपने चौथी अटेम्प्ट दी है। बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे आप किसी और फील्ड को चूज़ कर दें। जी। लेकिन वालिदैन की अगर आपको सपोर्ट रहे तो वो अगर काम आप बेशक ना भी कर सकते हो तो हो जाता है। ऐसे ही है। उनकी दुआएं ऐसे समझे रंग भी आती जी हैं। बिल्कुल, उनकी दुआएं बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कारगर साबित हुई हैं, और उसमें इनका बड़ा किरदार है। जी माशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। जी। इंशाल्लाह आप डॉक्टर बन के अपने इलाके की खिदमत करेंगे। क्योंकि नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि चबारा में डॉक्टर्स हैं, लेकिन अताई डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि एक पेशेंट का डायग्नोज कैसे करना है मर्ज़। तो स्टेरॉयड लगाते रहते हैं, जिसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जो अताई डॉक्टर्स हैं, हमें अब शऊर आ जाना चाहिए। चबारा में THQ है, चौकाज़म में THQ है। अगर आपके बच्चे घर वाले बीमार पड़ते हैं तो आप हॉस्पिटल उन्हें लेके जाएं। ऐसे मत करें कि किसी ने B कैटेगरी की डिग्री ली हुई है और आप उसे घर बुला लें और वो आपके बच्चों को इंजेक्शन लगा दे और उनका दर्द ख़त्म हो जाए। ऐसे स्टेरॉयड से इंसान की वैसे भी हेल्थ पर बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।